बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बशाम में चीनी इंजीनियर्स की बस पर जो हमला हुआ था उसकी तफसीलात सामने आ रही हैं। वहाँ पे कोताही नोट की गई है इंतज़ामिया की, और अब ये भी कहा गया है कि बस जो चीनियों को दी गई थी वो बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ नहीं थी। इस पर बात करने से पहले हम वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से पाकिस्तान में आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किलात से दो चार है, अजीरन बन के रह गई है, इस पर आलमी बैंक भी रो पड़ा है। उसने भी पाकिस्तान की महंगाई के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है। आपके सामने वो रिपोर्ट भी रखते हैं और फिर ये जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई है तो क्यों है, इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकता। बिल्कुल कंट्रोल किया जा सकता है। पहले ज़रा आलमी बैंक देखिए कि पाकिस्तान का दुखड़ा वो बैंक किस तरह से रो रहा है। रिपोर्ट में क्या आ गया है, पाकिस्तान में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। सरकारी अदारों के अखराजात कम किए जाएँ। रवां माली साल की पहली छमाही में महंगाई 1974 के बाद सबसे ज़्यादा रही। बिजली गैस की कीमतों में इजाफा महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह। तवानाई अफरात-ए-ज़र 50.6, औसत महंगाई 28.8% रही। मज़ीद इस रिपोर्ट में कहा गया है सरकारी मलकियती अदारों में बेहतर कारकर्दगी के लिए हुकूमती अमल दखल कम करना होगा। हाई प्रोफाइल अदारों की मुंतखब तकसीम के साथ आगे बढ़ें। कारपोरेट गवर्नेंस और मालियाती डिसिप्लिन की पॉलिसियाँ नाफज की जाएँ। ये आलमी बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है। बात हमने की कि पाकिस्तान में महंगाई क्यों है। पाकिस्तान में महंगाई की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे बड़े लोगों को, हुक्मरानों को, अशराफिया को, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को जो मरात हासिल हैं वो लातादाद हैं, वो बेशुमार हैं। शहबाज शरीफ की तरफ से कहा गया, कुछ और लोगों की तरफ से कहा गया, वज़रा की तरफ से कहा गया, सदर की तरफ से कहा गया कि हम तनख्वाह नहीं लेंगे, आप तनख्वाह लें। अब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब में बैठे हुए हैं तो ऐलान किया गया कि वो कमर्शियल फ़्लाइट से सऊदी अरब जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहबा, या जो भी पाकिस्तान का हुक्मरान काकड़ समेत रहा है, उनके लिए कमर्शियल फ़्लाइट में सफ़र करना ज़रूरी नहीं है। इससे पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा बचत नहीं होगी। आप चार्टर्ड जहाज़ लेकर जाएं, आपके जो ज़ाती अखराजात हैं वो भी आप पूरे लें, आपकी जो मरात हैं वो भी आप पूरी लें, तनख्वाह आप पूरी लें। लेकिन अगर आप दो नंबरी छोड़ दें, शहबाज शरीफ की कितनी तनख्वाह होगी, शहबाज शरीफ की कितनी मरात होंगी, एक महीने की 5 करोड़ होंगी। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, बल्कि तो लाखों में है। ज़्यादा से ज़्यादा सदर की, आर्मी चीफ की, चीफ जैसे पाकिस्तान की और दीगर बड़े बड़े लोगों की मरात एक की 1 करोड़ से ज़्यादा कतई नहीं है। उसको आप 5 करोड़ भी कर लें तो ये लोग अपनी मरात लेते रहें। लेकिन एक टीटी कितने की होती है, अरब की, कई अरबों की। वो छोड़ दें तो पाकिस्तान के वारे न्यारे हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के UN डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक वफ़द पाकिस्तान आया था। उस वफ़द की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में अशराफिया यानी ब्यूरोक्रेट्स की मरात पर हर साल अखराजात आते हैं $17.5 अरब। $17.5 अरब रुपए नहीं, बल्कि $17.5 अरब। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से ख़जाने को इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान का कुल बजट $50 अरब है। इसमें से अंदाज़ा कर लें कि $17.5 अरब अशराफिया की मरात पर चले जाते हैं। यही शहबाज शरीफ साहब जिन्होंने आज फिर एक कमेटी बनाई है कि वो हुकूमती अखराजात को कम करने के हवाले से रिपोर्ट दे। शहबाज शरीफ के पिछले दौर में 22 रुकनी या 17 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसके सरबराह नासिर खोसा थे। उस कमेटी को भी यही जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने हुकूमती बचत के हवाले से बात करनी है, हुकूमती बचत के हवाले से कि किस तरह से हुकूमतें बचत कर सकती हैं, वो रिपोर्ट पेश करनी है। उस रिपोर्ट में कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में 1 खरब रुपया, फिर सुन लें, 1 खरब रुपया, जिसमें 1000 अरब होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 1 खरब रुपया बचाया जा सकता है अगर इस मद में इस तरह का लिया जाए, इस मद में इस तरह का लिया जाए। उन्होंने कहा कि आप इतना ज़्यादा पैसा बचा सकते हैं। क्या उस पर अमल किया गया, उन सिफारिशात पर? तो कोई सिफारिशात पर अमल किया गया। उस कमेटी की सिफारिशात में ये भी कहा गया था कि काबीना का साइज़ कम अज़ कम किया जाए, 30 या 35 रख लिए जाएँ वज़ीर। लेकिन उन दिनों में शहबाज शरीफ की जो मखलूत हुकूमत थी, PDM की हुकूमत थी, उसमें 85 वज़ीर थे।
तो उनमें कमी उस वक्त तो नहीं की गई थी। एक वो रिपोर्ट आपके सामने है, दूसरा यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट सामने है कि $17.5 अरब वो अशराफिया की इमरात की नज़र हो जाते हैं। और फिर वो जो रिपोर्ट पेश की गई थी बचत के हवाले से कि पाकिस्तान में 1000 खरब रुपया सालाना बचाया जा सकता है। इन दो रिपोर्टों को मद्देनजर रख लिया जाए, इन पर अमल कर लिया जाए, जो कि नामुमकिन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अपनी तनख्वाह ना छोड़ें बल्कि अपनी इमरात को 2 गुना 3 गुना कर लें। अगर ये मटन खाते हैं तो ये तितर बटेर का गोश्त खाया करें। जो भी इनसे खाया जा सकता है खाएं। जहाँ ये जाना चाहते हैं जाएं, चार्टर्ड जहाज़ लेकर जाएं, लाहौर आएं, लाहौर से जाएं चार्टर्ड जहाज़ में आएं जाएं। बाकी भी जो अखराजात करने हैं करें, लेकिन टीटी से कौम को माफ़ कर दें तो पाकिस्तान के सारे दलदल दूर हो सकते हैं। तो महंगाई इसी तरह से कम होगी। जिस तरह आलमी बैंक की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान में आज महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। शहबाज शरीफ साहब थोड़ी सी जुर्रत कर लें, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, थोड़े से अपने ज़मीर को जगा लें तो पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा यकीनी तौर पर हो सकता है। न सिर्फ यह कि पाकिस्तान में महंगाई का खात्मा होगा बल्कि $17.5 अरब आपके सालाना बचते हैं और 1000 खरब रुपए की आपको बचत होती है। तो आपके जितने भी कर्ज़े हैं, अंदरूनी कर्ज़े हैं, बैरूनी कर्ज़े हैं, वो कब तक ठहर सकेंगे? आप IMF के चुंगल से निकल आएंगे। आलमी बैंक की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। किसी मालियाती बैंक से आपको हाथ फैलाकर मांगने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा कर लें, थोड़ा सा ज़मीर को जगा लें, थोड़ा सा पाकिस्तानियत की सोच को सामने ले आएँ तो पाकिस्तान के बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अब आ जाते हैं बशाम में। बशाम में चीनी इंजीनियरों की बस पर हमला हुआ था। ये बस अपने मकाम पर जा रही थी कि इसके सामने एक बारूद भरी गाड़ी आ गई जिसने चीनी बस के साथ अपनी बस टकरा दी। इससे चीनी बस के टुकड़े टुकड़े हो गए और दूसरी जो करीब तरीन बस थी चीन की, इस बस के दो खाई में 300 फुट गहरी खाई में जाकर गिरी। वो 15 फुट के फासले पर थी तो वो बच गई, बाकी बसें भी बच गईं। अब ये सामने आया है कि अदारों की तरफ से, जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से कोताही की गई थी कि चीनियों को, आपको पता है कि भारत किस तरह से सी पैक की मुखालफत कर रहा है, भारत किस तरह से चीनी इंजीनियर को पाकिस्तान में कत्ल करवा रहा है। पहले भी ऐसी वारदातें हो चुकी हैं और ये भी वारदात हुई है। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी की ज़रूरत थी। जिन लोगों की तरफ से ऐसी कोताही की गई है, गलती की गई है, बल्कि ब्लंडर किया गया है, वो काबिल माफ़ी नहीं है। हुकूमत की तरफ से अब ये कहा गया है कि कुछ लोगों को मुर्द इल्ज़ाम ठहरा कर उनका मुहासबा किया जाएगा। सिर्फ उनका मुहासबा करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाने की ज़रूरत है जिन्होंने गैर ज़िम्मेदारी का इतना ज़्यादा मुजाहरा किया कि पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात कशीदगी को छूते छूते बच गए और भारत अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस था, है और आइंदा भी शायद रहेगा। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत गार्डियन की तरफ से सामने लाए गए थे। गार्डियन की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में 2020 से लेकर 2024 तक 20 लोगों को निशाना बनाया गया है। भारत ने उन लोगों को समझा कि ये दहशतगर्द है और उन लोगों को पाकिस्तान में हलाक करवाया गया है। इस रिपोर्ट के बाद भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं, उनसे यही सवाल पूछा गया कि आप लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाते हैं, तो उन्होंने बड़ी डिटाई के साथ कहा कि हाँ बिल्कुल करवाते हैं, ये नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म की पॉलिसी है। पाकिस्तान में बैठे हुए दहशतगर्द अगर भारत में दहशतगर्दी करवाएंगे तो हम उनको घुस कर मारेंगे, जिस तरह से इन 20 को मारा है। तो ये एक तो बहुत बड़ा एतराफ़ किया गया है राजनाथ की तरफ से कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है और पाकिस्तान की तरफ से फुल प्रूफ दुनिया के सामने सबूत रखे गए, लेकिन उन पर किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया गया। अब राजनाथ की तरफ से ऐसा दावा किया गया है तो इस पर क्या पाकिस्तान को खामोश होकर बैठ जाना चाहिए? राजनाथ ने जैसा कि कहा कि आइंदा भी हम ऐसा करेंगे, घुस के मारेंगे, तो इस पर सिर्फ ख्वाजा आसिफ की तरफ से चंद अल्फाज बोले गए। उन्होंने कहा कि चंद साल पहले भी भारत ने पाकिस्तान में घुस कर मारने की कोशिश की थी तो हमने भारत के 2 जहाज़ मार गिराए थे। उनमें से एक पायलट को भी गिरफ्तार किया गया था जिसको खैरात में भारत के हवाले कर दिया गया था। अब भारत की तरफ से ऐसा कुछ किया गया तो वैसा ही जवाब दिया जाएगा। तो नाजरीन, क्या पाकिस्तान ऐसे जवाब देगा?
عمران خان کی حکومت تھی تو پاکستان نے فوری طور پر 2019 27 فروری کو بھارت کو جواب دیا تھا۔ 26 فروری کو کیا ہوا تھا کہ بھارتی جہاز پاکستان کی حدود میں داخل ہو کے بمباری کر کے چلے گئے۔ عمران خان وزیر اعظم تھے، ان کی طرف سے پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر بھارت کی طرف سے پاکستان میں ایسی کوئی شرارت کی جاتی ہے، کوئی جارحیت کی جاتی ہے تو پاکستان سوچے گا نہیں بلکہ ریٹیلیٹ کرے گا، جواب دے گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بھارت کے جہاز پاکستان کی حدود میں 26 فروری کو داخل ہوتے ہیں تو 27 فروری کو پاکستان نے بدلہ لے لیا۔ بدلہ کس طرح سے لیا کہ پاکستان کے جہاز بھارتی حدود میں داخل ہوئے، پاکستانی جہازوں کے پیچھے بھارتی جہاز لگے اور پاکستان میں دیگر پاک فضائیہ کے جہاز بالکل الرٹ تھے، تیار تھے، فضا میں تھے، ہوا میں تھے، نشانے لے چکے تھے۔ جیسے ہی بھارت کے جہاز پاکستان میں داخل ہوئے، 2 کو مار گرایا گیا، ایک تو کشمیر میں اور ایک تو مقبوضہ کشمیر میں جا کر گرا، اور ابھی نندن کا جہاز پاکستان میں گرا، ابھی نندن کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو جیسا کہ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا کہ اسی طرح کا جواب دیں گے۔ خواجہ آصف کس طرح سے جیتے ہیں یہ الگ بحث ہے، خواجہ آصف خود کتنے پانی میں ہے یہ الگ بحث ہے، خواجہ آصف کی سیاست کیا ہے، خواجہ آصف کتنے زیادہ کرپٹ ہیں، کتنے زیادہ بے ایمان ہیں، کتنے زیادہ بددیانت ہیں، وہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں۔ لیکن بطور وزیر دفاع انہوں نے جو بات کی ہے اس کی ہم تائید کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں اگر راج ناتھ نے جس طرح سے کہا ہے کہ گھس کے ماریں گے، تو راج ناتھ صاحب یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ہم نے پاکستان نے بتا دیا کہ کس طرح سے جواب دینا ہے، تو جواب اس سے بڑا دیا جائے گا جو 27 فروری 2019 کو دیا گیا تھا۔ اس سے بڑا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے؟ پاک فضائیہ کی طرف سے کچھ جہازوں کو جان بوجھ کر، پھر نوٹ کر لیں کہ پاک فضائیہ کی طرف سے بھارت کے کچھ جہازوں کو جان بوجھ کر جانے دیا گیا تھا کہ معاملہ زیادہ بڑھ نہ جائے، بہرحال معاملہ بڑھ جاتا تو کیا ہوتا۔ تو اب جو بھی پاکستان کی حدود میں بھارتی جہاز داخل ہوگا اس میں سے ایک بھی بچ کے نہیں جا سکے گا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔